स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था इन्फोर्समेंट का, वो ईपीएफओ इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 5 9 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था इंडिया के विभिन्न सेंटरों पे। ये चूँकि सेंट्रल का एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो ये विभिन्न सेंटरों पे हुआ था भारत के। तो इसका जो है, इसका मैं आपका क्वेश्चन और उसका आंसर मैं लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, एक दिन का मुझे लेट हुआ है क्योंकि बहुत सारे कुछ क्वेश्चन थे, उस पर कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो गया था, तो उसको पूरा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैंने समय लिया है और कुछ चीज़ों का मैंने क्लियर कर लिया है। तो इस वजह से मैं पूरा 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक इसमें आंसर मैं इसका लेकर आया हूँ। और आप लोग ज़रूर मैच कर लें कि आपका कितना आंसर आया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर मेरे से गलत होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग पहले रिसर्च कर लें, समझ लें, देख लें, खोज लें, उसके बाद कमेंट करें कि सर आपका ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमेशा मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सही आंसर दें, फिर भी अगर 2-3 क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे इस आंसर्स की से आप मिला करके एक बार हमें ज़रूर कमेंट करें कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका कितना इसमें सही हुआ हमारे इस आंसर की से। ठीक है, तो आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, दोनों बताएं हमें कमेंट करके, क्योंकि 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने सीरीज ए ले लिया है और क्वेश्चन और आंसर पूरा देख लेते हैं। इसमें हिंदी मीडियम पे हम केवल देखेंगे क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अधिकतर हिंदी मीडियम वाले हैं। और इसका इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाला दोनों का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया हूँ। आप लोग डाउनलोड करके बोथ बाइलिंगुअल मेथड में आप देख सकते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल हिंदी मीडियम का ही क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आप लोग समझ गए हैं किसका टेस्ट है, कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ के द्वारा जो 5 सितंबर 2021 को एग्जाम करवाया गया था, इसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन जो रहता है वो जनरल इंग्लिश से रहता है। तो यहाँ पे इंग्लिश का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आसान प्रकृति का इस बार पूछा गया था। और आप लोग अगर जो इसका एग्ज़ाम नहीं भी दिए थे वो देख लें एक बार, ताकि अगला बार अगर फिलअप इसका नोटिफिकेशन निकले तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं, इसकी तैयारी करना चाहिए या नहीं। तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आप लोग अगर नहीं भी एग्ज़ाम दिए हैं तो एक बार इसका 120 क्वेश्चन जरूर देख ले, बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। और जो दिए हैं वो तो अपना देख करके हमें कमेंट करके बताएं कि कितना उनका राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पार्ट ए में आइए। इंग्लिश में, इंग्लिश का यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ऑन लिविंग। मतलब यह समय है कि आप बाहर जाएं और अपना खर्चे के लिए खुद कमाएं। तो यहाँ पे साफ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्नड। यू अर्नड, यू वेंट आउट एंड अर्नड योर ऑन लिविंग, अपने लिविंग के लिए खुद कमाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो भी मारे होंगे उनका 100% ये सही होगा। दूसरे नंबर पे ये बोल रहा है, द एलिफेंट फेल इनटू अ, ऑप्शन डैश है, द हंटर्स हैड सेट। तो हंटर्स जो होता है, शिकारी होता है, क्या सेट करता है, एक ट्रैप सेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जिन जो भी मारे होंगे उनका सही होगा, ऑप्शन बी ट्रैप। द एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप द हंटर्स हैड सेट। तो एलिफेंट उसमें गिर गया जो शिकारी ने जो ट्रैप उसके लिए बिछाया था। तीसरे नंबर में आइए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू वर्न इट, व्हेन यू हैव वर्न इट। तो बोल रहा है कि ड्रेस जो है ये वास्तव में ये ज़्यादा टाइट नहीं है, जब तुम इसे पहनोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी फैल हो जाएगा। हम लोग जीन्स वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेचेबल जीन्स दीजिए। दिखने से तो वो थोड़ा सा टाइट रहेगा, लेकिन जब पहनेंगे तो वो थोड़ा सा फैलता है। तो यहाँ पे बहुत लोग एक्सपेंड मार दिए होंगे, जो कि गलती है। यहाँ पे स्ट्रेच इसके लिए सही वर्ड यूज होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी मारे होंगे वो एकदम सही है। फोर्थ नंबर में ये, विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिट्स क्लिंच्ड एंड हिज शोल्डर्स डैश विथ हिज चॉक्ड सॉबिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, यहाँ पे आप लोग देख लें, इसका ए नंबर हो जाएगा सीवर्ड। ठीक है, तो एक चौथा का ए इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। 5 में बोल रहा है द bereaved mother proudly received the Gallantry Award dash her brave son who had laid down his life in the recent war। तो चूंकि सन जो था वो मर चुका था और उसके बिहाफ पे उसकी माँ जो थी गैलेंट्री अवार्ड रिसीव कर रही है। तो इसमें बिहाफ पे यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ हर एवव हर ब्रेव सन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये तो बहुत लोग सही किए होंगे। नेक्स्ट आइए एंटोनिम्स में। तो एंटोनिम्स में आपका यहाँ पे देख लीजिए 5 क्वेश्चन रहेगा। तो 6 नंबर यानी कि अपोजिट मीनिंग इसमें फाइंड करना है जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविस पार्टी ऑन बर्थडे, ठीक है। तो लेविस का यहाँ पे देखिए, लेविस मतलब क्या होता है कि सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज मतलब बहुत तड़क भड़क वाला। तो यहाँ पे बहुत इसका चीप नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो सही वर्ड यूज होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रूगल। तो 6 का जो ए मारे होंगे उनका ये सही होगा। 7वां ये द सोल्डर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलोर। तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवार्डिस, ठीक है। 7वां का बी जो कवार्डिस मारे होंगे उनका ये सही आंसर होगा। 8वां में आइए दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। तो दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी नेटिव्स। सॉरी 8 का यहाँ पे इसका नेटिव नहीं होगा, हम 8 का बोल रहे हैं। यहाँ पे दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एराइड। 9 नंबर में आइए सम सिख इमिग्रेंट्स वेयर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। तो सम सिख इमिग्रेंट्स, देखिए एक होता है आई से शुरू, एक होता है इमिग्रेंट्स। तो जो विदेश से अंदर आते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, जो यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स ई से, ठीक है। तो यहाँ पे इमिग्रेंट जो विदेश से आ रहे हैं तो सेटलर होगा नहीं, यानी कि इसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा नेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे पता चल गया था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर पे। 10वां नंबर में आ रहा है द क्वेश्चन वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। मतलब बहुत ही साधारण था, तो साधारण था उसका हो जाएगा एडवांस्ड, बहुत ही एडवांस हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा एडवांस, जो मारे होंगे उनका सही होगा। तो ये भी इजी था। नेक्स्ट आइए सिनोनिम्स में, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है जो वर्ड, उसका आपको सेम मीनिंग ढूंढना है। तो 11 में बोल रहा है कि टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कैरेंज एंड वायलेंस। तो इसका हो जाएगा 11 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए ब्लड सेड एंड वायलेंस। तो ये तो साफ पता चल गया था कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लड सेड। 12 नंबर में ये दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोयल। तो रिलीजियस का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिलीजियस का हो जाएगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर पे। 13 बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शन बी मार दिए होंगे अंडरस्टैंड, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड इसका सही नहीं है। इस वर्ड में जिस तरह से ये यूज किया गया है सेंटेंस, उसमें बोला इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन। तो इमेजिन एक तरह का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना की मतलब कि सोचना, कि यह हमारे लिए मतलब डिफिकल्ट है यह सोचना या फिर यह मानना। तो यहाँ पे देखिए सेम मीनिंग निकल रहा है ना, सी का ज्यादा अच्छा से ये समझ रहा है। तो यहाँ पे इमेजिन का मतलब होगा ऑप्शन सी थिंक। इट इज डिफिकल्ट टू अस, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक, मतलब यह मुश्किल है हमारे लिए सोचना या फिर यह इमेजिन करना हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर में आइए, बोल रहा है कि पब्लिक सर्विस इज नॉट मियरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेट्स, यहाँ पे इन्वेट्स का पूछ रहा है, इन्वेट्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और द अदर। तो इसका जो सही सिनोनिम्स होगा, इससे मिलता जुलता जो वर्ड है यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 का जो है सी कवर्स, बट कवर्स ऑल योर लाइफ, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिजर्व्स नहीं होगा। प्रिजर्व्स मतलब होता है किसी को सुरक्षित रखना, रक्षित करना, लेकिन यहाँ पे कवर्स सही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ये 15 नंबर में। 15 नंबर बोल रहा है कि ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी a staunch नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोर्ड। तो लिबरल मतलब टॉलरेंट, इनटॉलरेंट टॉलरेंट इंडिया में थोड़ा चल रहा है, तो लिबरल वाला जो होता है टॉलरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सिनोनिम सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 16 नंबर पे। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, एक ही दो क्वेश्चन जो था इंग्लिश सेक्शन में वो थोड़ा सा हार्ड पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर बताना है, सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसमें एरर फाइंड करना है। तो एरर फाइंड करना है, तो 16 में देखिए, नाइदर द सर्वेंट्स नॉट द क्लर्क, यहाँ पे हम बोल देते हैं नाइदर द सर्वेंट्स नॉट द क्लर्क हैज डन दिस। तो 16 का यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर पे बुरा है, द कार विच वेंट पास्ट अस वेन वी वेयर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। तो यहाँ पे देखिए द कार विच वेंट पास मतलब सब पास्ट टेंस में, यहाँ पे हैव बीन जो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में, तो ये ऑप्शन सी जो मारे होंगे ये सही है, इसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 18 नंबर पे। 18 बोल रहा है कि राजू विल बी बैक होम, राजू विल बी बैक होम इन अ ईयर। एक मिनट, हाँ, तो देख लीजिए 18 नंबर में बोल रहा है कि राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड, और डी में है 9 ईयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन एन ईयर दिया गया है बी में, जबकि होता है इन ए ईयर, यहाँ पे एन की जगह ए लगेगा, तो ऑप्शन बी इसमें एरर है, जो भी बी मारे होंगे वो सही होगा। नेक्स्ट है ये 19 नंबर पे बोल रहा है आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम बचा हुआ है करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 का डी, नो एरर, सही है ये सारा सेंटेंस, ठीक है, तो डी हो जाएगा। 20 में ये बोल रहा है कि साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी, यहाँ पे 1800 सेंचुरी लिखता है, तो 18th सेंचुरी यहाँ पे नो एरर। तो यहाँ पे 20 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 20 का इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन होगा, ऑफ की जगह यहाँ पे ऑन होता, तो बी में एरर है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में केवल एक ही दो क्वेश्चन हार्ड था, बाकी सारा इजी था। तो आप लोग भी देख लिए होंगे क्वेश्चन, कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं पूरा डिटेल देख लें, 120 क्वेश्चन। और अगले बार, इस बार अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अगले बार आप देख लें क्वेश्चन का लेवल कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो अगले बार जब भी फॉर्म निकलेगा उसका मैं आपको नोटिस दे दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोग जरूर इसका फॉर्म अगले बार फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर पे। कुछ मैथ्स भी इसमें पूछे गए थे, कुछ जीके था, ठीक है। तो 21 नंबर पे आइए, यहाँ पे आपका 21 का देखिए, इसकी 21 का जो मैंने सॉल्व किया है, अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में कीजिए मैथ सॉल्यूशन। अगर 50 लोग भी बोल देते हैं कि सर मैथ सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट कीजिए केवल मैथ सॉल्यूशन, तो मैं सारे का मैथ्स जो है स्टेप बाय सॉल्व करके इसका आंसर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। वहां से आप लोग इसका मैथ्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें मैं केवल इसका आंसर बता रहा हूं, और जो आंसर बता रहा हूं लगभग 100% ही सही है, यानी एरर नहीं है, क्योंकि एक दो बार इसे चेक कर दिया गया है। फिर भी अगर कुछ एरर होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। तो 21 का देखिए, 21 का जो मैथ्स है यहाँ पे बोल रहा है 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आया है कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो। तो 3 से विभाजित नहीं हो, तो 21 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 12। 12 ऐसी संख्या है, ठीक है। तो जो भी 12 मारे होंगे उनका सही है। 22 का देखिए, जब 74 का पावर 100 है को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से शेष क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी 7। जो भी 7 मारे होंगे उनका एकदम सही है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर पे। 23 बोल रहा है √3 माइनस √2, इसका नॉर्मलाइज, इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/√3 माइनस √2 हो जाएगा। इसको फिर नॉर्मलाइज कर दीजिए, यानी कि ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √3 प्लस √2।
और ये हो जाएगा √3 माइनस √2, तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, तो -√2 प्लस √2 कट जाएगा तो केवल बच जाएगा √3। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। समानांतर माध्य निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भी √3 मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट है ये 24 में 24 का यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, 24 का बहुत इजी क्वेश्चन था, मैथ्स थोड़ा सा इजी था, एक ही दो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टफ दिया गया था। ठीक है, तो 24 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भी 20 मारे हैं उनका सही है। नेक्स्ट है ये 25 में, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं। ठीक है, 25 में बोल रहा है, मान लीजिए n ग्रेटर देन 1 एक भाज्य धनपूर्ण संख्या है तो जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है, ये कथन दिया गया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है। दूसरा बोल रहा है n का एक गुणक है जो n के वर्गमूल से बड़ा है पर n से छोटा है। तो 25 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। 26 में आइए यहाँ पे, 26 में देख लीजिए क्या है। 26 द्विआधारी संख्या 1010 यानी कि बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 101110 का तुल्य दशमलव मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम जानते हैं 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा दे 1 0 0 का वैल्यू आपको नहीं लेना है, 1 1 1 0 यानी जिसमें जिसमें 1 है उसी को काउंट करना है, यानी 2 4 8 और 32 को काउंट कीजिए तो 46 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर पे बोल रहा है यहाँ पे कि असांधित निविष्ट आंकड़ों यानी कि इनपुट डाटा का उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए इनपुटिंग किया जाता है, स्टोर किया जाता है और आउटपुट फिर दिखाता है। यहाँ पे स्विचिंग जो है वो नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है एक जो प्रचलन निष्पादित नहीं करता है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, 28 बोरा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। तो कैसे मेमोरी होता है, इसको कैच मेमोरी बोलते हैं, ऐसे CACHE मेमोरी, कैच मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, एक फेडोरा जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट आइए 30 नंबर पे, बहुत इजी क्वेश्चन। 1 GB में कितना होता है, तो 1 GB में 1024 MB होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर पे आइए, 31 नंबर पे बोरा वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहां व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। देखिए 31 का यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी दे रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन के अनुसार हम देखें, सबसे पहले कहा यहाँ पे व्यापक जन समुदाय, यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया है, तो अगर व्यापक जन समुदाय बोलेगा तो ये चंपारण हो जाएगा 1917 में। यही जो 1917 में हुआ था, इससे पहले जरूर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी उपस्थित हुए थे 1917 से पहले, लेकिन वो व्यापक जन समुदाय नहीं था। व्यापक जन समुदाय के बीच वो चंपारण सत्याग्रह 1917 के में ही व्यापक जन समुदाय के बीच वो उपस्थित हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 32 में, 32 का भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग यूट्यूब पे गलत बता रहे थे। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि गांधी एज महात्मा, एज यहाँ पे एस है, ठीक है, तो गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है। बहुत सारे लोग लुई फिशर बता रहे हैं, जो कि एकदम 100% ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहिद अमीन। इसे आप नोट कर लें, जो भी शाहिद अमीन मारे हैं उनका 100% मेरे तरफ से गारंटी है कि वो सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका कैसे पता करें, तो आप केवल गांधी एज महात्मा सर्च कीजिएगा तो नहीं मिलेगा जल्दी यूट्यूब पे। तो आप लोग क्या कीजिए, केवल शाहिद अमीन सर्च कीजिए। शाहिद अमीन जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इनके लिए, इनके द्वारा लिखा गया बुक गांधी एज महात्मा आ जाएगा शुरू में ही, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो 32 का बी हो जाएगा एकदम 100% राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 33 नंबर पे, 33 बोरा भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
तो 33 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आइए 34 नंबर पे। 34 बोरा, वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? इसका भी देखिए, जो भी यूट्यूब वाले जो थे, एक दो लोग थे, मैं देख रहा था, तो वो भी इसमें गलत बताए हुए हैं। वो बताए हुए हैं सहजानंद सरस्वती। ये देखिए, ये बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके ये बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। 1930 में जो गठन, 1929 में भी गठन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा के, तो वो भी इसमें अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, उसमें भी ये अध्यक्ष बने हुए थे। तो सहजानंद सरस्वती का जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें ये दरभंगा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बिहार के गया के क्षेत्र में पूछ रहा, यानी कि ये स्पेसिफिक रीजन बता दिया कि वहां पे कौन प्रभावशाली किसान नेता थे किसान सभा आंदोलन के। तो यहाँ पे आप अगर जो भी मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीपीएससी के द्वारा करवाया गया था, एकदम क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि यदुनंदन शर्मा किससे संबंधित हैं, तो यदुनंदन शर्मा वही गया जिले में किसान सभा आंदोलन से ये संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए, जो भी यदुनंदन शर्मा मारे होंगे उनका एकदम ये 100% सही है। और एक और जो है राहुल संकृतायन, वो आपके छपरा से संबंधित हैं, किसान आंदोलन से संबंधित हैं। 35 में आइए, बोल रहा है पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग ने। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 में आइए, बोल रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहां पे सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो एनजीटी का गठन तो 2010 में किया गया है, इसका सही है। और बी, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी एवं शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना, यह भी सही है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 37 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? यानी अधिदेश मतलब होता है क्या? इसका इंग्लिश हो जाएगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस संबंध में, यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित निहित के नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 38 में। हाँ, यहां पे देखिए 38 बोला आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की यहाँ पे वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी पूछ रहा है, ठीक है। अगर रियल जीडीपी पूछेगा तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 11%, जो कि 100% सही है। जो भी 11% मारे हैं ये एकदम सही है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर पे, यहाँ पे बोल रहा है नीति शब्द का पूर्ण क्या होगा? तो नीति का हम लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बहुत इजी है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आइए 40 में। 40 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, सही है। यहाँ पे देखिए बी नंबर ही पकड़ा गया शुरुआत में कि इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों के गांव सम्मिलित हैं। देखिए उड़ीसा के तो नहीं सम्मिलित हैं इसमें। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के गांव सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑप्शन बी में यहाँ पे एरर है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि सही वर्णन नहीं है तो इसी में वर्णन नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी 40 का शुरुआत में ही दिख गया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 41 नंबर पे। 41 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? मानव में पूछ रहा है तो ये पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये जो है फूल में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पुंकेसर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमेन। 42 में आइए, बोरा निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? तो वनस्पति जगत का बोल रहा है, तो इसका मैं 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइरोगाइरा को।
नेक्स्ट आइए 43 में, बोला निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है, यानी कि वन का उन्मूलन का परिणाम नहीं है। तो बढ़ता भौम जल स्तर, यानी कि बढ़ता भूमि का जल स्तर, ये इसका परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43 में आइए, बोला कि सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल युग्म होते हैं। तो 44 का यहाँ पे देख लीजिए, 44 का आपका सी हो जाएगा। एक्स गुणसूत्र में पुरुष में जो होता है अंतिम में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, इसी से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि अगर एक्स एक्स हो गया तो महिला, एक्स वाई हो गया तो पुरुष। नेक्स्ट आइए 45 में, देखिए वैक्सीन जो कि चला हुआ था, शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखें यहाँ पे वैक्सीन शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गाय, काउ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो मारे होंगे उनका ये 100% सी है, सही है। गाय जो मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर पे। 46 नंबर बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है। मतलब दो आंख होता है मनुष्य, तो हर आंख जो भी होता है अलग अलग मतलब एक ही वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हर एक आंख पे अलग अलग बनता है, लेकिन दिमाग उसको क्या होता है कि कंबाइन करके एक रूपता में उसको देखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर पे आइए, बुरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है। तो सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य का रेंज क्या होता है। तो 47 का यहाँ पे आप लोग देख लें, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच, यानी कि इंग्लिश में अवरक्त को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड वेव एंड रेडियो वेव के बीच में माइक्रोवेव का रेंज होता है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर पे। 48 में बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो 48 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻⁻10 मीटर, इसी को बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 49 में आइए, बोला बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहां पे देखिए ऋणात्मक बल जो होते हैं वे आकर्षक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए नेगेटिव फोर्स इंप्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। 50 में आइए, 50 का जो बोल रहा है यदि किसी पैरा वैद्युत, तो 50 का पैरा वैद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यदि किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी। तो 50 का इसका जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलराइजेशन, जो कि लाइट में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ज्यादा जो सुटेबल कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म हो जाता है, चुंबकन। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे चुंबकन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 50 नंबर आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं चुंबकन के साथ जा रहा हूँ, यानी कि मैग्नेटिज्म के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म की प्रकृति आ जाती है। नेक्स्ट है 51 नंबर पे। इसमें बोला कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा। तो 51 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है 52 में, बोल रहा है कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरण पुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा, यानी कि स्कैटरिंग नहीं करेगा। तो 52 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आइए 53 में, बोल रहा धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा। अपचयन मतलब होता है क्या, तो इसका इसका मतलब होता है, अपचयन मतलब होता है रिड्यूस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस बाय मेटालिक जिंक। तो 53 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम 3+। नेक्स्ट आइए 54 नंबर पे। 54 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की। तो 54 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, रदरफोर्ड ने। इसका मैंने ट्रिक बना दिया है, अपने चैनल पे भी अपलोड कर दिया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का था। इलेक्शन पर नाच, शॉर्ट ट्रिक है। इलेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन पर, सन मतलब थॉमसन। ठीक है, इलेक्शन पर मतलब प्रोटॉन, और र मतलब रदरफोर्ड, और इलेक्शन पर नाच मतलब न्यूट्रॉन मतलब चैडविक। 55 में आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित संतुलित समीकरण पर विचार कीजिए। CO गैस है, 2H2 गैस है, और ये मिलकर CH3OH लिक्विड बन रहा है।
तो इसमें H2 गैस के 2 मोल के साथ CO गैस के 2 मोल की अभिक्रिया से CH3OH लिक्विड के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 55 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 मोल। नेक्स्ट आइए 56 में, बोल रहा है आंचलिक रेलवे एवं उनके मुख्यालय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें साफ पता चल गया, ऑप्शन ए मध्य रेलवे का जो नागपुर नहीं होगा, इसका मुंबई होगा आंसर। तो ऑप्शन ए इसमें सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आइए 57 में, 57 में बोल रहा है कि वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेना दस्ते यानी कि ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट आइए 58 में, बोल रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। इसमें से बोल रहा है कि कौन उस सूची में एक नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पता चल गया, भोटी जो है ये भाषा इसमें शामिल नहीं है, जबकि डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, भोटी नहीं है शामिल। 59 में यह बोला कि नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 59 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। 60 नंबर में ये बोला निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 60 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आइए 61 नंबर पे, यहां पे देखिए 61 में आपको मिलान करना है, ठीक है। 61 में आपको यहां पे मिलान करना है, तो यहां पे देख लें, तो यहां पे बोला बंदी, तो बंदी का हो जाएगा यहां पे देखिए बंदी को पहले अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका इंग्लिश में देख ले, बंदी का जो इंग्लिश होता है वो होता है क्लोजर। तो जब क्लोजर हो जाएगा तो किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना मतलब बंदी होता है। तो ए का हो जाएगा एक। कर्मकार, कर्मकार का जो इंग्लिश में होता है वर्कमैन, वर्कमैन जो होगा वो कुशल, अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति ही होगा। तो बी का हो जाएगा ऑप्शन 2, बहुत ईजी था। हड़ताल का मतलब होता है स्ट्राइक इंग्लिश में, तो इसका जो मतलब हो जाएगा कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना, यानी कि इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और तालाबंदी का मतलब होता है लॉकआउट, इसका मतलब होता है प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी, तो डी का हो जाएगा 3। तो इससे मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा एकदम 100%। नेक्स्ट आइए 62 नंबर पे 62 बोरा की कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार यानी कि एडोलिसेंट कौन होता है? तो एडोलिसेंट कौन होगा? तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 18 वर्ष से कम आयु का है, यही जो है ये कुमार यानी कि एडोलिसेंट होता है 1948 कारखाना अधिनियम के तहत। नेक्स्ट आइए 63 में, तो यहां पे 63 का देख लीजिए। 63 में हाँ बोरा यहां पे किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है, यानी कि 63 का नियंत्रित उद्योग मतलब होता है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। तो 63 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम 100% सही है। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। तो ए जो भी मारे होंगे एकदम इसका सही है। 64 में आइए, 64 में बोला किसी श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य एकदम होना ही चाहिए। जो भी ऑप्शन सी मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट आइए 65 में, 65 में बोला कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है? तो यहां पे देखिए किसी व्यक्ति का ऐसा विवाद जो निम्नलिखित से संबंधित हो, तो यहां पे नियोजन, अनियोजन और श्रम परिस्थितियां तीनों हो जाएगा। यहां पे सॉरी, ऑप्शन जो सी मारे होंगे 1, 2, 3 उनका सही है। नेक्स्ट आइए 66 में, 66 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा अनुवादक नहीं है?
ठीक है, तो भाषा अनुवादक ये कंप्यूटर का हो गया, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे असेंबलर है, लिंकर नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर यहाँ पे भाषा अनुवादक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका लिंकर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 67 में, पूरा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि बोरा की आउटपुट डिवाइस का किसी डिवाइस परिचालक, यानी कि 67 का इंग्लिश में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, और बोरा ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो 67 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोक्ता के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित यानी कि ट्रांसलेट करता है डिवाइस ड्राइवर। 68 में आइए, 68 में बोला कि निष्पादन किए जाने वाले परिवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 69 में आइए, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसमें से कौन सा नहीं है, तो 69 का जो हो जाएगा SWF, ऑप्शन सी जो मारे होंगे वो एकदम सही है। ये एक PDF फॉर्मेट होता है, ठीक है। SWF जो है ये PDF फॉर्मेट होता है। MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें आपका ऑडिएबल फाइल भी होता है पिक्चर के साथ। तो 69 में जो सी मारे होंगे उनका एकदम सही है, ये ऑडिएबल फाइल नहीं है जबकि ये PDF फॉर्मेट है। नेक्स्ट आइए 69 हो गया। नेक्स्ट आइए 70 में, 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 70 में आइए, 70 बोल रहा है कि एक बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक बिट सूचना के लिए यानी कि या तो 0 या फिर 1, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, ऑप्शन सी जो अभी मारे होंगे फ्लिप फ्लॉप। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ऑप्शन सी इसका बहुत ही सही है, मतलब 100% ये सही है। 71 में आइए, बोल रहा है कि निर्गुण भक्ति का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना से निर्गुण भक्ति का संबंध है। 72 नंबर में आइए, बोल रहा है कि आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो आईने अकबरी में कहा गया था ऑप्शन सी, शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता को प्राप्त करना, इसको बढ़ावा देना इसमें बताया गया था। तो ऑप्शन सी इसका जो भी मारे होंगे एकदम सही है। नेक्स्ट आइए 73 में, बहुत आसान क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया था। तो गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे, यानी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो 74 के यहाँ पे जो भी राजेंद्र प्रसाद मारे होंगे, ऑप्शन बी उनका एकदम सही है। नेक्स्ट आइए 75 में, 75 में बोला मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। तो 75 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण, इसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। इसमें केवल शिक्षा के उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य का ही इसमें अनुशंसा की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 76 नंबर पे आइए, बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा। तो 76 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। 77 देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं अपने टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं। 77 का बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देख लीजिए, पहला भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, एकदम सही है। और रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड का संरक्षण से संबंधित एकदम सही है। इस समय भारत में 76 रामसर स्थल है कि जो कि गलत है, लगभग इस बार अब 46 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केवल गलत है, तो यहाँ पे 1 और 2 केवल सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा एकदम 100%। चलिए 77 हो गया। नेक्स्ट आइए 78 में, 78 में बोल रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का उद्देश्य नहीं है? तो 78 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों HYV और पीड़कनाशियों के उपयोग के लिए सहायता सब्सिडी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी इसमें इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। 79 में ये बुरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ स्थापित किया गया था? तो कांडला बंदरगाह पे गुजरात में जो है उसी में ये किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 79 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये 80 में बोला कि LPG ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये थोड़ा आसान पूछ दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहल योजना। नेक्स्ट है ये 81 नंबर पे, 81 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? तो 81 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी 38। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, इसको जोड़ लीजिए 304 और टोटल हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 38 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका 100% सही है। अगर देखिए यहाँ पे मैथ्स आ गया है, अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए पूरा स्टेप बाय, मैं यहाँ पे केवल आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मैथ्स सॉल्यूशन केवल कमेंट कीजिए। अगर 50 लोग भी मैथ्स सॉल्यूशन कमेंट कर देते हैं तो इसका जो आंसर है वो मैं सॉल्व करके पूरा मैथ्स का वो अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। 82 में आइए देख लीजिए, यहाँ पे जो मैथ्स है आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा स्टॉप करके इस वीडियो को, और इसका जो आप लोग बनाकर सॉल्व कीजिए। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो 82 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी जीतेगा 130 मीटर से, ठीक है। 83 में आइए, 83 का आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए इस मैथ्स को, ठीक है। और यहाँ पे जो अंतर पूछ रहा है तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। नेक्स्ट आइए 84 में, 84 में बोला अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीके से क्रम बदलकर लिखा जाता है। ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे 84 का आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 84 का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एन। नेक्स्ट है 85 में, 85 में भी मैथ्स है, ठीक है, और बोरा ए बी के साथ परिवर्तित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 85 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। 86 में आइए, अब ये अकाउंट्स का आ गया। यहाँ पे शेष परीक्षण बोरा यानी कि ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रायल बैलेंस के संबंध में बोलता है कि यह किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 87 में, बोला कि मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते लेखा में डाली जाती हैं? यानी कि कोई अगर मशीनरी का संस्थापन किया जाता है, उसका स्थापना किया जाता है, उसमें जो मजदूरी लगती है उसके खर्चे को किस खाते में डाला जाता है? तो ये मशीनरी लेखा में ही जाएगा, ठीक है। तो 87 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही आंसर, यानी कि ये मशीनरी अकाउंट में ही इसका मजदूरी को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है ये 88 में, ठीक है। 88 में बोल रहा है कि चालू देयताएं कब देय होती हैं, यानी कि इंग्लिश में होता है व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल। तो 88 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें ए, 1 वर्ष के भीतर, यानी करंट जो भी होता है वो 1 वर्ष का जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें ये पेएबल होती है। 89 में ये बोल रहा है कि क्या शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है? तो 89 का बोल रहा है क्या होता है, ठीक है। तो 89 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, नहीं, कभी कभी उनके भिन्न होने का भी पर्याप्त कारण होता है और कभी कभी ये समान होता है। अगर बोलता कि हाँ ये समान हो सकता है तब सही ये होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा हमेशा समान होता है, जो कि ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, बुरा निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है?
जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। प्रथम बही, देखिए अगर इंग्लिश में जाएगा तो जर्नल लिखा रहेगा, जो कि आप लोग को थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, जो समझ से थोड़ा सा दूर कर सकता है। लेकिन इंग्लिश में देखिए रोज नामचा, यहाँ पे रोज नामचा यानी कि रोज जो इसका होता है प्रथम बही खाता रोज नामचा यानी कि जनरल में होता है। तो ऑप्शन डी जो मारे होंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है। तो 90 का जो भी डी मारे हैं उनका एकदम 100% ये सही है, जनरल। नेक्स्ट है ये 91 में, 91 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अतिवादी यानी कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट। ठीक है, अतिवादी राष्ट्रीय का विचारधारा का होता है मतलब मिलिटेंट नेशनलिस्ट। तो कौन इसमें से रिप्रेजेंट इसको नहीं करते थे, तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र। 92 में आइए, बोरा रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 92 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई थी, जिन्होंने सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। तो 92 का इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 93 में, बोल रहा है वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NM जोशी। इनका फुल फॉर्म है नारायण मल्हार जोशी। तो ये ऑप्शन सी आप लोग इसका याद रखिएगा, नारायण मल्हार जोशी। 93 एकदम 100% सही है। 94 में आइए अब, 94 में बुरा निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। यानी अपरिवर्तनवादी यानी कि नो चेंजर ग्रुप में कौन इसमें शामिल नहीं थे। तो 94 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। ये जो थे ये प्रो चेंजर में शामिल थे। ठीक है, ये जो थे ये प्रो चेंजर में शामिल थे। नेक्स्ट है ये 95 में, 95 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर तो था, तीनों थे, तीन ही सदस्य थे इसमें। लॉर्ड वेवेल नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि ये जो थे ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है ये 96 में, बोरा निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो 96 का यहां पे सही हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विनी। तो रविचंद्रन अश्विनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 में आइए, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। तो 97 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आइए 98 में, 98 बोला यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश जो मारे हैं उनका आंसर एकदम 100% सही है। नेक्स्ट आइए 99 में, बोरा हाल ही में डॉक्टर नोगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई है। ऐसा पहली बार ही हुआ है क्योंकि पहले प्रथम महिला निदेशक चुनी गई हैं। निम्नलिखित में से किस देश की हैं, तो ये बहुत चर्चा में रहा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया जो मारे हैं उनका 100% ये सही है। 100 नंबर में आइए, बोल रहा है कि कालादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी। तो 100 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार के साथ। 100 हो गया। नेक्स्ट आइए 120 क्वेश्चन इसमें रहता है इस एग्जाम में। 101 में ये बोल रहा है कि उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी है। तो इसका इंग्लिश में हम पढ़ दें, इंग्लिश में आप लोग को इसका समझ में आएगा बहुत आसानी से। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू द एम्प्लॉयज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो 1972 के तहत अब पहले इसका था 10 लाख, अब इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि अधिनियम में तो संशोधन किया गया है, लेकिन जो अधिनियम है जो ओरिजिनल वो तो 1972 ही है। तो अब 72 में ऑप्शन डी कर दिया गया है 20 लाख तक। तो ये 100% सही है, जो भी डी मारे हैं उनका 100% सही है।
अब आइए 102 में किसी व्यस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 48 घंटा। जिनको नहीं भी पता था तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, संडे को एक दिन छुट्टी रहता है, तो 8 घंटा 8 × 6 कर देते तो 48 हो जाता। यानी 6 दिन में प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करेंगे तो 6 × 8 यानी 48 घंटा। ऑप्शन डी बहुत लोग का, ये सभी का सही होगा। नेक्स्ट आइए 103 में, बुरा वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी के न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी। तो ये तो नियम है कि न्यूनतम मजदूरी 5 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार, ये नियम है कि सरकार जो है 5 वर्ष में न्यूनतम एक बार जरूर इसकी समीक्षा करेगी। हो सकता है कि 5 वर्ष में वो 2-3 बार कर दे तो कर सकती है अधिकतम, लेकिन न्यूनतम 5 वर्ष में एक बार करना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सही आंसर। जो मारे हैं ये इनका एकदम 100% कन्फर्म है। 104 आइए देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1.5 लाख, सबको पता होगा। 105 में आइए, बोरा वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच के जो व्यक्ति हैं वो इसमें अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए 106 में, बोरा कि सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 106 का यहाँ पे देखिए, सकल आय मतलब इंग्लिश में क्या हो गया 106 का? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। सकल लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो 106 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद जो प्राप्त लाभ होता है वही ये सकल लाभ होता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही है, यानी कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 107 में, 107 में बोल रहा है, नेक्स्ट आइए अब 107 में बोल रहा है कि वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों के किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है? तो यहाँ पे जो 107 का हो जाएगा वो रूढ़िवादिता हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म की ये समर्थन करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाली ये प्रॉफिट को नहीं खोजता है लेकिन अपितु इसमें हानियों का प्रावधान का समर्थन इसमें करती है। 108 में आइए, बोल रहा है कि बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती है तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है? तो 108 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा मापन का, यानी कि मनी मैनेजमेंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए 109 में, 109 में बोला निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका 109 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर व्यापारिक संस्थाएं, यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है इसका प्रिपेयर करते हैं। 110 में ये आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 110 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक अवास्तविक लेखा है, यानी इट इज यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम बात करें 110 का तो इसका जो सही ऑप्शन है अवास्तविक लेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। 11 में आइए, बोरा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 111 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाई लामा। नेक्स्ट आइए 112 में, बोरा भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्या भूल रहा हूं मैं, एक बार देख लीजिएगा, वो भी कुछ दिवस मनाया है। ठीक है,
तो दोनों का याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल का भी और यहाँ पे सेंट्रल का तो है ही पराक्रम दिवस। नेक्स्ट आइए 113 में, बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकृति सलवाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली पुलिस द्वारा इसको बरामद कर दिया गया था। तो ये पूछ रहा है कि सलवाटार मुंडी की जो प्रतिकृति थी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। तो 113 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 114 में, बोल रहा है कि सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ। पहला अमेरिका को, दूसरा रूस को, तीसरा चीन को और चौथा जो है भारत को मिला है इसमें स्थान। नेक्स्ट आइए 115 में, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने निम्नलिखित में से किसे फाइनल में हराया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनिफर ब्रेडी को इन्होंने फाइनल में हराकर ये जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे उप विजेता जो थी महिला में जेनिफर ब्रेडी थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे फिर देखिए मैथ्स आ गया। आपको मैंने बताया कि अगर 50 कमेंट केवल मैथ्स सोल्यूशन करते हैं, अगर कमेंट कीजिए आप लोग मैथ्स सोल्यूशन, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को मैथ्स का सोल्यूशन चाहिए, तो इसका मैं सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 116 में आइए, मैं केवल इसमें आंसर बता रहा हूँ, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए मैथ्स सोल्यूशन। 116 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष। ठीक है, 116 का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 4 वर्ष इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 117 में। 117 भी बहुत आसान है, इसका केवल वॉल्यूम का कर देना था। तो ठोस गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसी का रेशियो दोनों का निकाल देना था। तो यहाँ पे कर देते हैं आपका 1/2 का होल क्यू इस टू 1/3 का होल क्यू, तो ये 27:8 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 117 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 118 का, ये एक कक्षा में 40% विद्यार्थी, इसका आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 118 का, ठीक है, तो 118 के यहाँ पे 33.33% आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ रहा है, 33.33% होगा या 20% होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दे रहा हूँ। एक बार इसको और थोड़ा सा कंफर्म मैं कर लूँगा, तो आप लोग को जरूर इसका आंसर मैं अपने कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, इसका मैं रहने दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए 100% अगर आपका बन गया तो कौन सा इसमें आंसर हो रहा है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके इसका बताइएगा। नेक्स्ट आइए 119 का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मैथ्स थोड़ा सा आसान पूछ गया था, केवल 1-2 क्वेश्चन ही था जो टफ था। तो 119 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। इसमें से यहाँ पे क्या है कि K:1 मान लीजिए रेशियो। ठीक है, एक कक्षा में छात्रों का और महिलाओं, लड़कों और महिलाओं का, तो लड़कों और महिलाओं का रेशियो K:1 मान लीजिए, तो 46 × K + 50 = 46 यहाँ पे कर दीजिए, तो आसानी से ये 20 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आइए 120 नंबर पे। 120 का जो इसका आंसर है, इसका 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक। और बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है आंसर, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।